नमस्कार, एग्जाम आइडो के स्टैटिक जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान होने की संभावना है ए 9, बी 7, सी 6, डी 8। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी 6। अगला प्रश्न था, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है ए अविलंब की ओर और कम गति से, बी अविलंब से दूर और कम गति से, सी अविलंब की ओर और तीव्र गति से, डी अविलंब से दूर और तीव्र गति से। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी अविलंब से दूर और तीव्र गति से। अगला प्रश्न था, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का परास होता है ए -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक, बी -100 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक, सी -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न था, तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है? ए भारत, बी नॉर्वे, सी भूटान, डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी भूटान। अगला प्रश्न था, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? ए दो रज्जुकों की पूरकता, बी द्विकुंडलिनी, सी प्रतिमोड़ क्षारक युग्मों की संख्या, डी शर्करा फॉस्फेट बैकबोन। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए दो रज्जुकों की पूरकता। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित हैं? ए सल्फर डाइऑक्साइड दांत, बी फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, सी मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा, डी ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी ओजोन रिक्तता और चर्म कैंसर। अगला प्रश्न था, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया जाता है? ए यूरेनियम 238, बी ऑर्गन 290, सी स्ट्रोंशियम 90, डी कार्बन 14। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी कार्बन 14। अगला प्रश्न था, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? ए पीसी महालनोबिस, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी वी.के.आर.वी. राव, डी डी.आर. गॉडगिल। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी वी.के.आर.वी. राव। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? ए पशुपालन, बी निजी धन उधार देने का प्रचलन, सी अच्छे उपकरणों की उपलब्धता, डी कुटीर उद्योग। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी निजी धन उधार देने का प्रचलन। अगला प्रश्न था, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी गुजरात। अगला प्रश्न था, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 27, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 26। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर अब्दुल कलाम, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न था, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है? ए राज्य के राज्यपाल द्वारा, बी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, सी राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न था, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति
नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? ए वंशानुक्रम, बी पंजीकरण, सी राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, डी विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न था संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं? ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, बी अपीलीय क्षेत्राधिकार, सी सलाहकारी क्षेत्राधिकार, डी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न था संधियों तथा उनके पक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक सूरत की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव। दो इलाहाबाद की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब। सी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है अथवा हैं? ए केवल दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और दो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी केवल एक और दो। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए लॉर्ड नॉर्थब्रुक कूका आंदोलन, बी लॉर्ड मिंटो मुस्लिम लीग का गठन, सी लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रथा पर प्रतिबंध, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी लॉर्ड हेस्टिंग्स बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य में नहीं आते हैं? ए सत्रिया, बी मोहिनीअट्टम, सी यक्षगान, डी कथक। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी यक्षगान। अगला प्रश्न था यूनेस्को ने भीमबेटिका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया? ए 2013, बी 2003, सी 1993, डी 1994। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी 2003। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? ए चौरी चौरा की घटना, बी दांडी मार्च, सी गांधी इरविन समझौता, डी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। अगला प्रश्न था वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर हो कहलाते हैं? ए विवर्तनिक भूकंप, बी समस्थितिक भूकंप, सी पातालीय भूकंप, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी पातालीय भूकंप। अगला प्रश्न था कौन सी कंपनी एल्यूमीनियम नहीं बनाती है? ए टेल्को, बी बाल्को, सी नाल्को, डी हिंडाल्को। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए टेल्को। अगला प्रश्न था कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा का आरंभ किया। ए 1988 ईस्वी में, बी 1987 ईस्वी में, सी 1989 ईस्वी में, डी 1986 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न था खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए गर्म नमी वाले प्रदेश में, बी ठंडे नमी वाले प्रदेश में, सी शुष्क क्षेत्र में, डी वर्षा वाले क्षेत्र में। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी शुष्क क्षेत्र में। अगला प्रश्न था दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ए 21 जून, बी 22 दिसंबर, सी 21 मार्च, डी 23 सितंबर। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी 22 दिसंबर। चलिए अब देख लेते हैं पिछले सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न था भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है? ए झारखंड में, बी छत्तीसगढ़ में, सी आंध्र प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी तमिलनाडु में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव तमिलनाडु में पाया जाता है। लिग्नाइट निकृष्ट वर्ग का पत्थर कोयला है। इसका रंग कत्थई या काला भूरा होता है तथा आपेक्षिक घनत्व भी पत्थर कोयला से कम होता है। यह वानस्पतिक उत्तक के रूपांतरण की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। अतः विकल्प डी तमिलनाडु सही उत्तर है।
जिन छात्रों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था उन्हें धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ए. राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, बी. छत्तीसगढ़ मैदानों के आंतरिक क्षेत्रों में, सी. पूर्वी तटीय प्रदेशों में, डी. अंडमान द्वीप में। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है, अतः विकल्प ए, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? ए. भूमध्यसागरीय कृषि, बी. व्यापारिक बागवानी, सी. प्राच्य खेती, डी. व्यापारिक खेती। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, व्यापारिक बागवानी। व्यापारिक बागवानी खेती में अन्न की अपेक्षा अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। चाय, कॉफ़ी आदि की कृषि के लिए निरंतर रखरखाव भी जरूरी है, जिसके लिए इस क्षेत्र में अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए विकल्प बी, व्यापारिक बागवानी इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? ए. जानवरों का झुंड में स्थानांतरण, बी. मनुष्य का नौकरी की तलाश में स्थानांतरित होना, सी. खानाबदोशों का स्थानांतरण, डी. मानव व उसके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। जब किसी मौसम में लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान में रहने लगते हैं तथा मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, तो इसी मौसमी स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहा जाता है। इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है? ए. पछुआ पवनें, बी. व्यापारिक पवनें, सी. मानसून पवनें, डी. समुद्री पवनें। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, व्यापारिक पवनें। भूमध्य सागर लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। यह पेटी गतिजन्य होती है। ग्रीष्मकाल में इन अक्षांशों में व्यापारिक पवनें तथा शीतकाल में पछुआ पवनें चलती है, अर्थात इस क्षेत्र की ओर हवाएं न चलकर इस क्षेत्र से उत्तर पूर्व पछुआ और उत्तर पश्चिम व्यापारिक दिशा की ओर चलती है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में किस प्रदूषण का दीर्घकालिक सांद्रण सीएनएस सिंड्रोम रोग, जिसमें कोमा तथा मृत्यु होती है, के लिए उत्तरदायी है? ए. पारा प्रदूषण, बी. आर्सेनिक प्रदूषण, सी. सीसा प्रदूषण, डी. फ्लोराइड प्रदूषण। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, सीसा प्रदूषण। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। सीसा प्रदूषण यकृत और वृक्क को प्रभावित करता है, हीमोग्लोबिन निर्माण में कमी लाता है। इससे कई प्रकार के रोग होते हैं, इसलिए विकल्प सी, सीसा प्रदूषण इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शेरशाह की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दरों की सूची रे का प्रचलन करवाया। 2. भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न दर्जे में बांटी थी। 3. भूमि के लेखा जोखा को पट्टा कहा जाता था। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही है अथवा है? ए. केवल 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 2, डी. उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। शेरशाह ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने के लिए दरों की सूची रे कहा जाता था का प्रचलन प्रारंभ किया, अतः कथन 1 सही है। उसने भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न स्तर पर बांट दिया और राज्य का हिस्सा उपज का 1/3 निर्धारित किया, अतः कथन 2 सही है। बोई गई जमीन के क्षेत्रफल, लगाई गई फसलों की किस्में और प्रत्येक किसान द्वारा दिए गए लगान को कागज में दर्ज किया जाता था, जिसे पट्टा कहते थे, अतः कथन 3 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी, उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है? ए. श्रीगुप्त प्रथम, बी. कुमारगुप्त प्रथम, सी. कुमारगुप्त द्वितीय, डी. समुद्रगुप्त।
इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, इसलिए विकल्प बी, कुमारगुप्त प्रथम सही है। अगला प्रश्न है, मध्यपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए, इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। बी, इस युग में सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग होता था। सी, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। डी, मध्यपाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी विकल्प डी में दिए गए कथन असत्य हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। मध्यपाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं तथा दक्षिण में इसका फैलाव कृष्णा नदी के दक्षिण तक है। अतः कथन सी असत्य हैं, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? ए, सुभाष चंद्र बोस। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, चंद्रशेखर आज़ाद। डी, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, के समय महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। इसलिए विकल्प डी, महात्मा गांधी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? ए, गांधी और तिलक ने। बी, गांधी और सच्चिदानंद सिन्हा ने। सी, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने। डी, गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू ने। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, गांधी और तिलक ने। गांधी एवं तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि में वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इसलिए विकल्प ए, गांधी और तिलक ने सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? ए, गृह सचिव। बी, रक्षा सचिव। सी, मंत्रिमंडल सचिव। डी, दिल्ली का उपराज्यपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। यह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है। वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। अतः विकल्प सी, मंत्रिमंडल सचिव सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? ए, अरुणाचल प्रदेश। बी, मणिपुर। सी, हिमाचल प्रदेश। डी, मेघालय। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं मणिपुर में विधानसभा के सदस्यों की संख्या एक समान अर्थात 60 है, जबकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 68 है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी, हिमाचल प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उच्च सदन के सदस्य नहीं होते। 2, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही है अथवा हैं? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है। इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 54 क के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। जबकि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं।
इसलिए कथन 2 सही हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी केवल 2 होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मणिपुर के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 371 बी. अनुच्छेद 371 सी. अनुच्छेद 371 ए. डी. अनुच्छेद 371 डी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी अनुच्छेद 371 सी। भारत के संविधान में मणिपुर के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 के सी से संबंधित है। अन्य विकल्पों की तरफ ध्यान दें तो अनुच्छेद 371 के ए में नागालैंड, 371 के बी में असम तथा 371 के डी में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी अनुच्छेद 371 का सी होगा। अगला प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ए. भारत की आकस्मिकता निधि में, बी. लोक लेखा में, सी. निक्षेप तथा अग्रिम निधि में, डी. भारत की संचित निधि में। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी भारत की संचित निधि में। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व भारत की संचित निधि में जमा होता है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 में भारत की संचित निधि एवं राज्य की संचित निधि के बारे में उल्लेख किया गया है। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष है। ए. 1991, बी. 1996, सी. 2001, डी. 1999। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी 1999। पूर्व में संचालित योजनाओं के सम्मेलन से 1 अप्रैल 1999 को अस्तित्व में आई स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का उद्देश्य गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराकर सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था। इस प्रकार इस योजना का केंद्र बिंदु समूह अभिगम था। अतः विकल्प डी 1999 सही है। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। ए. भूमि विकास बैंक द्वारा, बी. जिला सहकारी बैंक द्वारा, सी. राज्य सहकारी बैंक द्वारा, डी. प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए भूमि विकास बैंक द्वारा। ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति भूमि विकास बैंक करते हैं। इन्हें भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। इसलिए विकल्प ए भूमि विकास बैंक द्वारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? ए. C.R. राव, बी. P.C. महालनोबिस, सी. V.K.R.V. राव, डी. K.N. राज। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी P.C. महालनोबिस। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष P.C. महालनोबिस थे तथा डॉक्टर आर गौडगिल तथा V.K.R.V. राव इस समिति के सदस्य थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी P.C. महालनोबिस होगा। अगला प्रश्न है, वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? ए. यूरेमिया, बी. एनूरिया, सी. यूरोक्रोमिया, डी. उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए यूरेमिया। किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को यूरेमिया कहते हैं। अतः विकल्प ए यूरेमिया सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की ए. एक समान गति होती है, बी. समान वेग होता है, सी. समान त्वरण होती है, डी. समान बल होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी समान त्वरण होती है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होती है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। अतः विकल्प सी समान त्वरण होती है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ए. हमेशा धनात्मक, बी. केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक, सी. हमेशा ऋणात्मक, डी. केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी हमेशा ऋणात्मक। घर्षण बल द्वारा
कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल को क्षयकारी बल कहते हैं। इसे स्नेहक की सहायता से कम किया जा सकता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है तो प्रभावी लंबाई ए बढ़ने के कारण आवर्तकाल कम हो जाता है, बी घटने के कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है, सी घटने के कारण आवर्तकाल कम हो जाता है, डी बढ़ने के कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, घटने के कारण आवर्तकाल कम हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और अचानक खड़ी हो जाती है तो प्रभावी लंबाई घटने के कारण आवर्तकाल कम हो जाता है और झूला तेज हो जाता है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? ए उभयचर व पक्षी, बी सरीसृप व पक्षी, सी सरीसृप व स्तनधारी, डी पक्षी व स्तनधारी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी सरीसृप व पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपातों की उंगलियों पर पंजे थे। फिर भी वह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है, अतः विकल्प बी सरीसृप व पक्षी सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, बी आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, सी आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, डी आवर्त एक में केवल एक तत्व हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, अर्थात विकल्प डी में दिया गया कथन सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न में दिए गए कथन ए, बी और सी सत्य हैं, जबकि कथन डी सत्य नहीं है क्योंकि आवर्त एक में 2 तत्व हाइड्रोजन तथा हीलियम होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? ए क्षारीय मृद धातुओं, बी अक्रिय गैसों, सी क्षारीय धातुओं, डी हैलोजेंस। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।